मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। शुरुआत करते हैं आज कुछ प्रमुख खबरों से। पहली खबर हमारी कृषि कानूनों पर अमल रोकने के लिए केंद्र से मांगी सहमति। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजधानी की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों के मामलों में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से पूछा कि क्या सरकार ये प्रतिबद्धता दे सकती है कि जब तक याचिकाओं पर अदालत सुनवाई कर रही है नहीं किया जाएगा। इस पर केंद्र ने अदालत को बताया कि यदि कानूनों पर अमल रोक दिया जाए तो किसान बातचीत के लिए आगे नहीं आएंगे। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति एम.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति बी. साम सुब्रन ने एक पीठ पर जब अटॉर्नी जनरल को समझाया कि कानूनों पर अमल रोकने की बात वार्ता को संभव बनाने के लिए ही की जा रही है, तो वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने सरकार से दिए निर्देश के लिए कुछ समय चाहिए। सुनवाई के दौरान पीठ ने कई अहम टिप्पणियां भी की। मसलन पीठ ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का तब तक अधिकार है जब तक किसान की किसी की जनमाल या संपत्ति नुकसान का खतरा न हो। वहीं किसानों का प्रदर्शन का तब तक अधिकार संतुलित करने या इसमें कटौती करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वहीं गतिरोध को दूर करने के लिए एक निष्पक्ष व स्वतंत्र समिति बनाई जाएगी। किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा भी पी साइना जैसे विशेष भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। अगर किसानों की इतनी ज्यादा संख्या में शहर आने की अनुमति दी गई तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि वो हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे। न्यायालय इसकी गारंटी नहीं ले सकता। न्यायालय के पास ऐसी किसी भी हिंसा को रोकने की कोई सुविधा नहीं है। वहीं न्यायमूर्ति बोबड़े ने कहा कि किसान कोई भीड़ नहीं है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से यह आश्वासन कहा कि आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक अदालत बातचीत शुरू नहीं करता। वहीं सरकार की मांगों पर बीच का रास्ता निकालने को कहा गया है। महापंचायत ने कहा है कि इसके बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। विधानसभा में केजरीवाल ने भारी कृषि कानूनों की प्रतियां। कृषि कानूनों को लेकर जारी आंदोलन के बीच गुरुवार को दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि बिलों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान दिल्ली सरकार के मंत्रियों व विधायकों ने केंद्र सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत अन्य आप नेताओं ने विधानसभा में इन कानूनों की प्रतियां फाड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 साल में यह पहली बार है कि कृषि कानूनों को बिना मतदान के पारित किया गया। दिल्ली विधानसभा के नए कृषि कानूनों के खिलाफ नए प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीनों कानूनों की प्रतियों को फाड़ते हुए कहा कि वे देश के किसानों के साथ छल नहीं कर सकते। विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कानूनों को भाजपा के चुनाव फंडिंग के लिए बनाया गया है और ये किसानों के लिए नहीं है। केजरीवाल ने तीनों कानूनों की प्रतियों को फाड़ते हुए कहा, मुझे ऐसा करते हुए बहुत दुख हो रहा है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं देश के किसानों के साथ छल नहीं कर सकता जो ठंड में सड़कों पर सो रहे हैं जब तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा, मैं सबसे पहले इस देश का नागरिक हूँ, मुख्यमंत्री बाद में। वहीं विधानसभा में तीनों कानूनों को खारिज करते हुए कहा केंद्र सरकार नया कानून लाए। विपक्ष ने बोला, इन कानून के बनने के बाद भी देश भर में भाजपा को किसानों का समर्थन मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। 3 आईपीएस अधिकारियों को तुरंत कार्यमुक्त करें कि ऐसा कहना है हमारे केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक बार फिर से पत्र भेजकर कहा कि भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के उन 3 अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्त के लिए तत्काल कार्यमुक्त करें जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। गृह मंत्रालय ने अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि केंद्र ने कहा कि इन अफसरों को नई जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं। केंद्र सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारी राजीव मिश्रा, प्रवीण त्रिपाठी और भोलानाथ पांडे को केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। मंत्रालय ने नए आदेश में भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस आदेश में भारतीय पुलिस सेवा के नियमों का हवाला देकर पांडे, त्रिपाठी और मिश्रा के कार्यमुक्त करने को कहा। अपने आदेश में गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा नियम 1955 के संशोधन का हवाला भी दिया। वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्त के लिए भारतीय पुलिस आईपीएस 3 अधिकारी तत्काल कार्यमुक्त करने के पत्र को लेकर पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। वहीं शुभेंदु के बाद जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल नेशनल कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अगली खबर है 28,000 करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी मिल गई है। रक्षा खरीद परिषद में कुल 7 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है।
रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए 28,000 करोड़ की लागत से हथियार सैन्य उपकरण की खरीद को गुरुवार को मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने बताया कि मंजूर किए गए तकरीबन सारे हथियारों और सैन्य उपकरणों की घरेलू उद्योगों से खरीद की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा खरीद परिषद डीएसी ने घरेलू उद्योग से 27,000 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय की खरीद पर निर्णय लेने पर सर्वोच्च इकाई डीएसी ने खरीद के कुल 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी। मंत्रालय ने कहा 28,000 करोड़ रुपए के 7 प्रस्तावों में से 6 प्रस्ताव 27,000 करोड़ रुपए के हैं। इसके तहत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग को एओएन की मंजूरी दी जाएगी। खरीद प्रस्तावों में डीआरडीओ द्वारा तैयार वायु सेना के लिए पूर्व चेतावनी, नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के गश्ती पोत और थल सेना के लिए मॉड्यूलर पुल शामिल होंगे। इस रक्षा खरीद को ऐसे समय में मंजूरी दी गई है जबकि लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत और चीन के बीच काफी लंबे समय से गतिरोध जारी है। कई दौर का सैन्य और राजनयिक वार्ता के बाद भी तनाव कम नहीं हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि सीमा के दोनों तरफ भारत और चीन की सेना काफी संख्या में जमा है। दूसरी ओर नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार संघर्ष विश्राम का उल्लंघन चल रहा है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 2 पाकिस्तानी घुसपैठ में ढेर हो गए। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 2 पाकिस्तानी सशस्त्र घुसपैठियों को मार गिराया। बल ने इस स्थान के मादक पदार्थों के तस्करी की 3 कोशिशों को नाकाम किया। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ के बाद एक आतंकवादी को घायल अवस्था में पकड़ा गया। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि बल के भारतीय क्षेत्र में सीमा पर लगी बाढ़ के बाद संदिग्ध गतिविधि का पता चला है, जिसके बाद बुधवार देर रात करीब 2:20 पर अमृतसर में राजताल सीमा चौकी के निकट दोनों को मार गिराया गया। बीएसएफ के उप महानिरीक्षक भूपिंदर सिंह ने बताया, ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ के संतरी को बाढ़ के पास कुछ आवाज सुनाई दी। घने कोहरे के बीच उसने वहां मौजूद लोगों को ललकारा, लेकिन तभी उसे बंदूक का ट्रिगर खींचने की आवाज सुनाई दी। बीएसएफ के जवान ने बीएसएफ के जवान ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई और बाद में हमें घटनास्थल से घुसपैठियों के शव मिलने उनके पास हथियार थे। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से एक 46 राइफल, एक अन्य अर्धवार्षिक राइफल, एक पिस्तौल, 90 गोलियां, 5 मैगजीन और करीब 10 फुट की 2 पीवीसी पाइप बरामद की गई। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। चुनाव आयोग ने 2021 को विश्व चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव आयोग ने अगले साल अप्रैल मई के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग के 2 वरिष्ठ अधिकारी अगले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भेजे जाएंगे। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा अगले सप्ताह तमिलनाडु जाएंगे। वहीं उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन गुरुवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल अप्रैल से जून के बीच खत्म होने जा रहा है। अधिकतर राज्यों में जबरदस्त राजनीतिक मुकाबलों की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं भाजपा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 10 साल के शासन को खत्म करने का दाव लगा रही है। वहीं उपचुनाव आयुक्त ने बंगाल पहुंचकर बैठकें शुरू कर दी हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव कराए जाने को है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। रूस में टीका लगवाने आगे नहीं आ रहे हैं लोग। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। रूस में विकसित कोविड-19 के टीका स्पुतनिक वी पर लोगों को मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और शिक्षकों का टीकाकरण किया जाएगा, लेकिन मॉस्को में कई क्लिनिकों पर टीका लगाने के लिए लोग नहीं आ रहे। रूस की सरकार और मीडिया ने स्पुतनिक वी को 11 अगस्त को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे बहुत बड़ी उपलब्धि बताया, लेकिन आम लोगों के बीच टीके को लेकर बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। कई लोग इसे कारगर और सुरक्षित होने पर संदेह जता रहे हैं। वहीं प्रायोगिक प्रशिक्षण के सभी चरण को पूरा करने के लिए रूस के आलोचना को भी सामना करना पड़ा है। प्रायोगिक प्रशिक्षण के सभी चरण को पूरा नहीं करने के लिए रूस को आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। देश और विदेश के विशेषज्ञों ने टीम के टीकों के मूल्यांकन का काम पूरा करने तक इसे व्यापक इस्तेमाल करने के खिलाफ आगाह भी किया। हालांकि प्रशासन ने
सुझावों की उपेक्षा करते हुए अग्रिम मोर्चों पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों समेत जोखिम वाले समूहों को टीका देने की शुरुआत की है। ब्रिटेन में टीका लगवाने को इच्छुक लोग भारतीय मूल के लोग हैं। ब्लैक एशियन एंड माइनॉरिटी एथनिक BAMI समूह सहित ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोग कोविड-19 का टीका लगवाने को इच्छुक नहीं हैं। नए अध्ययन में दावा करते हुए ब्रिटेन सरकार से अधिलक्षित अभियान चलाने की अपील की गई। ब्रिटेन में फाइजर बायोटेक द्वारा विकसित कोविड-19 का टीका पहले एक सप्ताह में ही करीब 1,38,000 लोगों को लगाया जा चुका है। बढ़ते हमारी अगली खबर की ओर। भारत और बांग्लादेश के साथ समझौता होगा, प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना में डिजिटल शिखर बैठक हुई। भारत और बांग्लादेश में आपसी सहयोग को गति देते हुए गुरुवार को हाइड्रोकार्बन, कृषि, कपड़ा और सामुदायिक विकास जैसे विविध क्षेत्रों में 7 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। दोनों देशों की सीमा पर चिल्लाटी हल्दीबाड़ी रेल संपर्क को बहाल किया गया, जो 1965 तक परिचालन में था। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की उनकी समकक्ष शेख हसीना के बीच डिजिटल शिखर पर बैठक हुई, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने को लेकर फैसले किए गए। वहीं नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के पड़ोस प्रथम नीति का प्रमुख स्तंभ बनाया। दूसरी ओर शेख हसीना ने भारत को अपने देश का सच्चा मित्र करार देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के मुक्ति युद्ध में समर्थन देने के लिए भारत का आभार भी जताया। बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति युद्ध में जीत की 49वीं वर्षगांठ थी। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच चिल्ला चिल्ली हल्दीबाड़ी रेल संपर्क को बहाल करने से असम में पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के लिए संपर्क को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये कोलकाता से सिलीगुड़ी के बीच 1965 तक मुख्य ब्रॉडगेज संपर्क का एक हिस्सा था। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के बीच हुए समझौते में एक सहमति पत्र स्थानीय निकायों एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के संस्थान के जरिए उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं को लागू करने के प्रति भारतीय अनुदान के संबंध में है। इसके अलावा एक समझौता सीमा के आर पार हाथी संरक्षण प्रोटोकॉल से जुड़ा है। एक अन्य AMU बरिशल शहर नगर निगम के लिए लामोचारी क्षेत्र में ठोस कचरा निपटारे व्यवस्था को बेहतर बनाने और उपकरणों को आपूर्ति से संबंधित है। बढ़ते हमारी अगली खबर की ओर। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 1.51% हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। गुरुवार को संक्रमण की सबसे कम दर्ज की गई और यहीं 24 घंटे में 1.51% तक आ गई। 24 घंटे में दिल्ली कोरोना की 90,355 की रिकॉर्ड जांच की गई। इस जांच में 13,063 लोगों कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए और इस बीमारी से गुरुवार को 35 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण की दर भले ही कम हो रही है, लेकिन मृत्यु की दर 2.45% के आसपास ही बनी हुई है। दिल्ली में समय एकांतवास में 71,068 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। 3 महापौर समेत 22 नेता भूख हड़ताल पर बैठे हैं। निगम के बकाया 13,000 करोड़ रुपए की राशि की मांग को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे निगम के तीनों महापौर समेत 22 नेता अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर चले गए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि वे निगम कर्मियों और दिल्ली वासियों के हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास के बाहर निगम नेताओं का धरना आज 11वें दिन भी जारी रहा। जब तक राशि जारी नहीं हो जाती, भाजपा नेता भूख हड़ताल जारी रखेंगे। डॉक्टरों की टीम ने भूख हड़ताल शुरू करने के पहले सभी 22 नेताओं के स्वास्थ्य की जांच की। अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होकर वे इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं। एक और जहां निगम नेता खुले आसमान के नीचे ठंड और बारिश में मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अपने कमरे में हीटर लगाकर आराम फरमा रहे हैं। नगर निगम के महापौर और नेता निगम के डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, शिक्षक और दिल्ली वासियों के हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को आम लोगों की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। वहीं लोक प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी ने कहा कि पिछले 6 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादों को प्रचार से ही चलाती है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। बकाया राशि को लेकर विधानसभा का भाजपा ने किया घेराव। दिल्ली नगर निगम के 13,000 करोड़ बकाये को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को विधानसभा का घेराव किया। प्रदर्शन के लिए भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में विधानसभा के नजदीक पहुंचे और जहां उन्हें पुलिस बल ने रोक दिया। प्रदर्शन और सांसद रमेश बिदुड़ी व प्रवेश साहिब सिंह भी शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस मामले में जमकर नारेबाजी की और विरोध स्वरूप गिरफ्तारी दी।
आदेश गुप्ता ने कहा, हमारा संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, झूठ के खिलाफ है, सच का है। नकारा मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री संवेदनहीन बनकर अपने आवास के बाहर 11 दिन से धरने बैठे हैं, निगम नेताओं की मांग को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हमारी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा के साथ ही आम आदमी पार्टी संगठन तैयारियों में जुट गई है। गुरुवार को सेक्टर 15 में हुई प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष भूपेंद्र जादौन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक जितने भी दल आए, उन्होंने सिर्फ जाति धर्म के नाम पर ही चुनाव लड़ा है। अब यह तस्वीर आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने के बाद बदलेगी। अब उत्तर प्रदेश में भी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि मुद्दों पर बात होगी। आम आदमी पार्टी जिसके दिल्ली विकास मॉडल को दुनिया ने सराहा है, हम वही मॉडल उत्तर प्रदेश में भी लागू करेंगे। प्रदेश सचिव व जिला प्रभारी मीनाक्षी श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के सरकारी स्कूल के मुद्दे पर बहस की चुनौती को स्वीकार किया है। अब 22 दिसंबर को लखनऊ आ रहे हैं। वर्तमान सरकार को खुली बहस करनी है तो वह मुद्दों पर सामने आए। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाती है कि उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाती है कि वो सही सब सुविधाएं मिलेंगी जो दिल्ली की जनता को मिलती हैं। इस अवसर पर जिला महासचिव व पार्टी प्रवक्ता संजीव निगम, जिला कोषाध्यक्ष पंडित उमेश गौतम, चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर बीपी सिंह, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दिलदार अंसारी आदि मौजूद रहे थे। वहां बढ़ते हमारी अगली खबर की ओर। दिन दहाड़े घर के सामने ही अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। थाना बीटा 2 इलाके के सेक्टर 36 में गुरुवार सुबह दिन दहाड़े घर से निकलते ही अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने अधिवक्ता को ताबड़तोड़ 3 गोली मारी और फरार हो गए। अधिवक्ता अपने मुवक्किल के साथ अपने कक्ष पर जाने के लिए घर से निकलते ही अधिवक्ता के बेटे ने थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने प्रथम दृष्टि से संपत्ति विवाद को हत्या की वजह होने की आशंका जताई है। मिली जानकारी के मुताबिक रबुड़ापुर क्षेत्र में खरेली गांव में रहने वाले फतेह मोहम्मद खान एडवोकेट सेक्टर 36 में परिवार के साथ रहते थे। गुरुवार सुबह उनका एक मुवक्किल कमल सिंह उन्हें लेने के लिए घर पहुंचा था। फतेह मोहम्मद खान अपने मुवक्किल के साथ जैसे ही घर में निकले, पीछे आए हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोलियां चलने की आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी घटनास्थल पर पहुंचे। परिजन खून से लथपथ फतेह मोहम्मद को तुरंत अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने बताया इस मामले में मृतक के बेटे ने हत्या का मामला दर्ज कराया है और पुलिस वालों ने हमलावरों की तलाशी शुरू कर दी है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर में और। दिल्ली में कई जगह पे कल भूकंप के झटके महसूस हुए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि राजस्थान के अलवर में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया था और दिल्ली और राष्ट्रीय क्षेत्र में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बढ़ते हमारी अगली खबर की ओर। दिल्ली पुलिस ने अदालत में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे की तुलना महाभारत के षड्यंत्र से की है। दिल्ली पुलिस ने कहा, एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि जिस प्रकार संस्कृत महाकाव्य महाभारत षड्यंत्र की एक कहानी, उसी प्रकार उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे भी कथित षड्यंत्र थे, जिसके धृतराष्ट्र की पहचान किया जाना अभी बाकी है। अदालत से जमानत का अनुरोध करने वाले आरोपी ने पुलिस की दलील की तरह अपनी दलील देते हुए कहा कि यह मामला रामायण की तरह भी नहीं हो सकता, जहां हमें आखिरकार बाहर आने के लिए 14 वर्ष इंतजार करना पड़ जाए। अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों अपने अपनी दलील रखने के लिए आज के समय की तुलना पौराणिक ग्रंथों रामायण और महाभारत के किरदारों से की। जेएनयू की छात्रा और पिंजरा तोड़ मुहिम के सदस्य नताशा नरवाल का जमानत याचिका पर बहस के दौरान ये दलीलें दी गई। नरवाल को कथित रूप से दंगों की पूर्व नियोजित संजिश में भाग लेने को विधिक रूप से गतिविधियां अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। गुड मॉर्निंग भारत में अभी के लिए